आख्यापतिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, वो नाविक धैर्य परीक्षा क्या, वो धाराएं प्रतिकूल ना हो। इन्हीं जोश से भरी पंक्तियों के साथ में, मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ में मैं आज अपने नए टॉपिक नवपाषाण काल की शुरुआत करने जा रहा हूं बच्चों। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस नए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज की शुरुआत करने से पहले, जो इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ाया था, तो 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं आप सभी का 1 मिनट के लिए टाइम लूँगा। सीधे हम मध्यपाषाण काल में आपका रिवीजन कराते हुए सीधे हम अपने नए टॉपिक नवपाषाण काल पे आएंगे। तो बच्चों, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी मध्यपाषाण काल में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मानव का जीवन कैसा था, उस समय मानव किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करता था और उसका जो कैसा उसका जो जीवन शैली कैसी थी, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था। मध्यपाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि जो मानव था वो पशुपालक होने के साथ साथ खाद्य संग्राहक के रूप में भी विकसित हो चुका था। और उस समय मानव ने जो था पशुओं का शिकार करने के साथ साथ उनके मांस को जो है आग के साथ पकाकर खाना भी प्रारंभ कर दिया था। और इसके साथ साथ उसके अंदर जो है एक धीरे धीरे स्थायी निवास की प्रवृत्ति डेवलप होती चली जा रही थी। और जब उसने जो है पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, तब एक ही जगह पे जब पशुओं के साथ में मानव ने रहना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे विकास की श्रृंखला में वो आगे बढ़ता गया और उसके अंदर एक स्थायी निवास की प्रवृत्ति आगे आती चली गई। और वही स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है जब हमारे नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज के अंतर्गत आई, तो मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आ चुका था। तो आज अब सीधे हम अपने आते हैं टॉपिक पर कि मनुष्य का जो जीवन था, आज हम पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल के अंतर्गत कैसा था। नवपाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य में क्या जो रेवोल्यूशन क्रांति आई थी, क्या क्रांतिकारी बदलाव आया था उसके जीवन में, और उस समय के औजार कैसे थे और उसके कहाँ कहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, और नवपाषाण काल के बारे में किन किन पुरातत्ववेत्ताओं का क्या मत था। तो आज आइए जानते हैं, देखते हैं कि हमारी जो नई क्लास है नवपाषाण काल, इसके बारे में। तो अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। बच्चों देखिए, पीछे का थोड़ा 1 मिनट मैं आपका समय ज़रूर लेता हूँ, लेकिन पीछे का बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोई भी चीज़ जब कड़ी से कड़ी मिल करके चलती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक जो जुड़ाव है वो लंबे समय तक चलता रहता है। डायरेक्ट अगर मैं इसको बताता नवपाषाण काल, तो इसके पिछले का क्या कहानी थी वो आपके दिमाग से जहाँ स्किप हो जाती। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सीधे अपने नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज पर। तो सबसे पहले नवपाषाण काल के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल का जो काल चक्र है यानी टाइम पीरियड है, वो 6000 BC से लेकर के 4000 या 3000 BC तक माना जाता है। यद्यपि मैंने आपको सबसे पहले जो हमारी इतिहास की सीरीज में सबसे पहली जो हमारी क्लास आई थी, वो आई थी स्टोन एज यानी पाषाण काल पे। मैंने आपको पहले यद्यपि बताया था कि पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख BC से, या बहुत विद्वान 20 लाख BC भी मानते हैं, 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक का कार्यकाल पुरापाषाण काल का कार्यकाल था। उसके बाद मध्यपाषाण काल जो हमारा आया वो 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक आया। और इसके पश्चात जो हमारा नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज आया, वो 6,000 BC से लेकर के, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक का इसका कार्यकाल माना जाता है। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले नवपाषाण काल के जो शब्द का जो प्रयोग था वो किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और पहले मैं इसको थोड़ा बता भी देता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, मध्यकाल और नवपाषाण काल पे ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग एक पुरातत्ववेत्ता थे, उनका नाम था सर जॉन लुवाक। सर जॉन लुवाक ने सन 1865 ईस्वी में अपनी एक किताब प्रकाशित की। उस किताब का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में उन्होंने सबसे पहले न्यूलिथिक एज को मेंशन किया, यानी न्यूलिथिक एज यानी नवपाषाण काल का उन्होंने इसमें जो है उल्लेख किया था। तो
इसके बाद आगे की बात करें कि भारत में जो है नवपाषाण काल के हमको जो है सबसे पहले किसने बताया था कि भारत में नवपाषाण काल के अंतर्गत कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो है नवपाषाण काल से संबंधित जो खोज थी वो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है लिंगसुगुर। लिंगसुगुर नामक जगह से सबसे पहले कुछ उपकरण मिले। और बच्चों वो उपकरण खोजे किसने थे? वो उपकरण खोजे थे डॉक्टर प्राइमरोज नाम करके एक जो है उत्खननकर्ता थे, पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने सबसे पहले कर्नाटक में जो है वो लिंगसुगुर नामक स्थान से कुछ उपकरण प्राप्त किए और उन उपकरणों की जो कार्बन डेटिंग निकाली, उन कार्बन डेटिंग के आधार पर उन्होंने हमको बताया कि ये उपकरण हमारे जो है वो न्यूलिथिक एज के हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में सबसे पहले जो है किसने खोज की है, तो भारत में खोज करने वाले पहले उत्खननकर्ता हमारे जो थे वो डॉक्टर प्राइमरोज थे। इसके बाद एक नाम आता है गार्डन चाइल्ड का। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया। क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम किस लिए दिया ये आपको समझिए, क्योंकि नवपाषाण काल एक ऐसा काल था कि नवपाषाण काल में मानव का जीवन एक विकसित अवस्था की ओर चरम सीमा पे था। आप समझ लीजिए कि मध्यपाषाण काल में यद्यपि मानव अग्नि के बारे में तो जानकारी उसको जो है पुरापाषाण काल में हो ही चुकी थी, मध्यपाषाण काल में उसने आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब हमारा नवपाषाण काल आया बच्चों, तो नवपाषाण काल में मैंने अभी आपको बताया था कि मध्यपाषाण काल में मानव जो था वो पशुपालक के साथ खाद्य संग्राहक के रूप में हो चुका था। लेकिन जब पशुपालक बना यानी जानवर भी उसके साथ रहने लगे, तो जानवर जब उसके साथ रहे, मनुष्य और जानवर दोनों एक जगह पर रहे, तो उन दोनों में क्या हुआ, स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी आ गई थी। यानी स्थायी निवास की प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उन्होंने आवास के रूप में जो है बनाना शुरू कर दिया था। तो उनके अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो इन्हीं क्रांतिकारी परिवर्तनों को देखते हुए जो गार्डन चाइल्ड नाम के एक पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने इसको नवपाषाण काल को रिवोल्यूशन क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए मैं इसीलिए आपको जो है जो टॉपिक में जो भी कंटेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है, मैं उन्हीं को लेके चलता हूं। और लेकिन मैं इसके बाद साथ साथ आपको एक्सप्लेन सब चीज़ करता हूं, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल रूप से पूछा जाए, आप उसको बता पाने में सक्षम हो, उसका उत्तर निकाल पाने में सक्षम हो। क्योंकि आजकल देखिए जीएस पढ़ने का पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। जीएस में हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीधा हमें उसका उत्तर जो है मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को बहुत तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें उसके बारे में A to Z जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी हम उसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट को पूरे अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद आप उत्तर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया था, रिवोल्यूशनरी क्रांति का शब्द किसने प्रयोग किया था, और भारत में इसकी खोज कहाँ से हुई। अब हम आते हैं कि जो नवपाषाण काल था, इसमें जो मानव का जीवन था वो कैसा था बच्चों। नवपाषाण काल के अंतर्गत जो हमारा मानव था उसमें सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि उसने उसके जीवन में सबसे बड़ा जो परिवर्तन था, उसने खेती करने की शुरुआत कर दी थी, कृषि करने की शुरुआत उसने कर दी थी। और कृषि करने की शुरुआत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कौन सा स्थान हमको बताता है, वो स्थान बताता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ नामक जो स्थान है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक एक प्रांत पड़ता है, बलूचिस्तान नामक एक राज्य पड़ता है, वहाँ पे एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही सबसे पहले प्राचीनतम बस्ती और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेहरगढ़ नामक स्थान। देखिए ये मेहरगढ़ जो जगह है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहाँ से प्राचीनतम बस्ती और कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में दक्षिण भारत में देखिए जब कृषि की शुरुआत हो गई तो कोई ज़रूरी थोड़ी पाकिस्तान था, उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे भारत की तरफ भी बढ़ने लगे। तो भारत में दक्षिण भारत में सबसे पहले जो रागी फसल थी, रागी फसल
के रूप में उन्होंने अपने फसलों की शुरुआत की। पहली जो फसल थी रागी फसल उगाई। फिर मैंने अभी आपको बताया कि स्थायी निवास की प्रवृत्ति उनके अंतर्गत आने लगी थी। और बच्चों, जब स्थायी निवास के रूप में कोई भी इंसान जो है बसने लगता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उस सामाजिक रूप से जो है वो विकसित होने लगता है। अब सामाजिक रूप से विकसित होगा तो उसके जो है दैनिक क्रियाकलापों में भी वृद्धि होगी। वो खाना खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा। तो उसके साथ साथ उनको दैनिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होगी। तो दैनिक वस्तुओं के रूप में उन्होंने ओखली, मूसल, सिलवट्टे इत्यादि का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद खेती करने के आविष्कार के बाद, यानी कृषि की शुरुआत के बाद, उसकी नवपाषाण काल की अगर बात की जाए तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो आविष्कार था पहिए का आविष्कार। देखिए, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। पहिए का आविष्कार, ये जो पहिए का आविष्कार हुआ है इसने नवपाषाण काल की रूपरेखा ही बदल दी थी। पहिए के आविष्कार के साथ साथ नवपाषाण काल का जो मानव था वो विकास की जो एक श्रृंखला थी उस पर चरम सीमा पे आगे बढ़ने लगा। पहिए के आविष्कार ने उसके काम को आसान बना दिया, उसके समय की उसने बचत कर दी। अब भाई मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या था, उसमें उसको अगर कोई शिकार मिलता था या कोई भी उसको एक सामान मिलता था, वो या तो अपने जो है कंधे पर ढोके ले जाता या किसी प्रकार से उसकी व्यवस्था करता। लेकिन अब क्या था, हमारा नवपाषाण काल में जो पहिए का आविष्कार हो गया तो उन्होंने उस पहिए की मदद से कुछ गाड़ियाँ बनाई। उन गाड़ियों में जो है पहिया लगा करके उसको जो है रोलिंग के माध्यम से उस पर अपना वह सामान रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से पहुँचाने लगे थे। फिर उसके बाद मृद भांडों का भी निर्माण उन्होंने अपने दैनिक जीवन में करना प्रारंभ कर दिया। अब मृद भांड क्या होते हैं? मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बने बर्तन। समझ गए ना आप? मृद भांड जो होते हैं मिट्टी के बने बर्तन होते हैं। पहले का मानव जो था वो जो वृक्षों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उन पे रख करके खाना खाता था, या घास फूस के जो पत्ते होते थे उन पे खाना खाता था, या ज़मीन पे खाना खाता था। लेकिन अब उसके जो है जीवन काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने जो मिट्टी के बने बर्तनों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया और उनमें भोजन करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद अब औजार कैसे थे उस काल के मानव के? औजारों में भी बहुत क्रांतिकारी बदलाव मिला। देखिए, पूरा पाषाण काल में औजार बहुत ही बेडौल और बेढंगे के थे। फिर उसके बाद मध्यकाल में जो औजार आए, मध्यकाल के जो औजार थे उनमें धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ बदलाव हुआ। वो धीरे धीरे जो थे कुछ नुकीले होना प्रारंभ हुए। यानी उस समय मैंने पढ़ाया भी था कि उस समय के जो औजार थे हमारे वो मिसाइल टेक्निक पे आधारित होते चले गए, मतलब भाला छुरी के रूप में बनने लगे। अब क्या थे, ये जो हमारे नवपाषाण काल के औजार थे ये उन दोनों कालों के अपेक्षा और ज़्यादा जो है मॉडिफाई थे। इस काल के हमारे औजार सुडौल, सूक्ष्म थे यानी छोटे थे, और नुकीले थे और पॉलिश युक्त औजार थे। पॉलिश युक्त का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई औजार हो उसको जो चारों तरफ से अच्छे से जो है उसको छील दिया जाए, उसको खूब बहुत ज़्यादा नुकीला बना दिया जाए और इसमें इतनी धार दे दी जाए कि अगर किसी जानवर पर अटैक किया जाए, शिकार किया जाए, तो वो जानवर जो है भय के मारे या तो पीछे हट जाएगा या जो है मानो उसका शिकार कर लेगा। उसमें कुल्हाड़ी, कुठारी इत्यादि प्रकार के औजारों का प्रयोग मानव अपनी सुरक्षा के लिए उस समय करता था। फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम बस्ती और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, ये हमारा मानव जीवन था नवपाषाण काल का, कि नवपाषाण काल में मानव कैसा था, उसमें क्या क्या बदलाव हुए और उसके बाद में कहाँ कहाँ से उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं प्राप्त साक्ष्य स्थल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप लोग जो है ज़रूर नोट करिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले नवपाषाण काल का जो हमें प्राप्त साक्ष्य स्थल है वो उत्तर प्रदेश की जो है टोंस नदी घाटी है। उत्तर प्रदेश में टोंस नदी घाटी पड़ती है। वहाँ से सबसे पहले जो है प्रथम प्रस्तर उपकरण 1860 ईस्वी में एक लेन्मे सूरियर नाम के जो है एक महोदय जी थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने सबसे पहले 1860 ईस्वी में एक प्रस्तर यानी पत्थर उपकरण प्राप्त किया था। ये कहाँ से प्राप्त किया था? टोंस नदी घाटी यूपी में एक जगह पड़ती है, यहाँ से प्राप्त किया था। और उसके बाद ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लहुरा देव। ये जो लहुरा देव है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जो हमारा ज़िला पड़ता है वहाँ पे है लहुरा देव की स्थान है। यहाँ से सबसे पहले हमको जो है धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लहुरा देव में मिले हैं। ये संत कबीर नगर जो हमारा ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला जो है ये
मेहरगढ़, अभी मैं पीछे बता भी चुका था कि मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो अब कृषि कौन कौन सी थी इसमें? मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहाँ से गेहूँ, जौ, खजूर, कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर हमारा जो राज्य है, जम्मू कश्मीर में 2 जगह पड़ती हैं, एक जगह है श्रीनगर और दूसरी है पुलवामा। पुलवामा तो बहुत अभी करंट का ही मुद्दा रहा है पुलवामा में, तो पुलवामा तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो पुलवामा में गुम्फा कराल और श्रीनगर में बुर्ज होम 2 ऐसे जो है ये पुरातत्व स्थल हैं जहाँ से हमको जो है नवपाषाण काल के गर्तावास के साक्ष्य और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। गर्तावास का मतलब समझते क्या होते हैं? गर्तावास का मतलब होता है कि गर्तावास मतलब जो होता है ज़मीन के नीचे जो गड्ढे बना करके जहाँ पे निवास किया जाता है उसको गर्तावास बोलते हैं। तो उस समय का मानव इस प्रकार से भी निवास करता था। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। अब भाई मैंने बताया था कि कुत्ता तो उस समय बहुत वफादार जानवर था, तो जब मालिक की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय क्या होता था कि कुत्ते को साथ में दफना दिया जाता था, ऐसा कुछ इतिहास कहता है हमारा। फिर चिरांद, चिरांद एक जगह ऐसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। चिरांद एक जगह है, ये बिहार के सारण जो ज़िला है, सारण ज़िले में चिरांद जगह पड़ती है। यहाँ से गेहूँ, हड्डियाँ, पत्थर के औजार मिले हैं। अगला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा एक जगह है, ये तो पीछे भी मैं बता चुका था कि कोल्डी हवा नामक स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट में पहले बेलन घाटी पड़ती थी, अभी भी उसके साक्ष्य हैं। तो वहाँ से सबसे पहले वन्य और कृषि चावल के साक्ष्य मिले हैं। वन्य कृषि चावल का मतलब होता है जो जंगलों में पाया जाने वाला चावल उसके, और जो मानव ने उगाया था चावल उसके साक्ष्य दोनों यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित एक स्थान है और यहाँ से मृदभांड मिट्टी के बने बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे ही महकड़ा जो है एक स्थान है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से गौशाला का साक्ष्य मिला है। गौशाला का मतलब देखो मैं बता चुका हूँ ना कि मानव ने सीधे पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, अब वो कुत्ते के साथ साथ बैल, गाय, ठीक है, बकरी इत्यादि जानवरों का जो है उसने पालन करना प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों आज हमने देखा कि उनके जो प्राप्त साक्ष्य स्थल क्या थे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत काल में, अभी जैसे मैंने टाइम पीरियड बताया कि 6000 BC से 3000 BC तक, लेकिन दक्षिण भारत जो हमारा था उसमें नवपाषाण काल का जो टाइम था ये 1000 BC तक चलता रहा और 1000 BC तक चलता रहा। और उसके अंतर्गत जो ये महापाषाणिक काल के अंतर्गत यानी ताम्रपाषाणिक काल भी रहा। तो वो आगे की क्लास में हम उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हमने जो है आपको नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया था, भारत में इसकी खोज करने वाले कौन से पुरातत्ववेत्ता थे। तो इसके बाद नवपाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पहिए के विकास ने मानव के जीवन में क्या क्रांतिकारी बदलाव लाया, उसके बाद कहाँ कहाँ से हमें इसके प्राप्त साक्ष्य स्थल मिले हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से जानकारी दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल पर मेरी वीडियो देखने के पश्चात में अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर व्यक्त किया करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट को आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।